नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज हम अध्ययन करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतकों की श्रृंखला में मानवेंद्र नाथ राय का। मानवेंद्र नाथ राय, जिसका असली नाम मूल नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था, लेकिन बाद में उन्होंने परिस्थितिवश अपना नाम बदलकर मानवेंद्र नाथ राय रख लिया। मानवेंद्र नाथ राय भारतीय राजनीतिक चिंतन श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि इन्हें नव मानववाद के जनक के साथ साथ दल विहीन लोकतंत्र का प्रतिपादक विचारक भी कहा जाता है। मानवेंद्र नाथ राय ने 1925 में प्रथम साम्यवादी दल की स्थापना की थी। इस कारण हम देखते हैं कि भारत में प्रथम साम्यवादी जो गैर कांग्रेसी दल की स्थापना का श्रेय जो है वो एम.एन. राय को जाता है। मानवेंद्र नाथ राय आधुनिक राजनीतिक चिंतकों में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने समाज में नैतिक मूल्यों को पुनः प्रतिस्थापित करने का आग्रह किया और साम्यवाद को तानाशाही प्रवृत्ति से बचाने का प्रयत्न किया। किंतु इन सब के साथ साथ राय के स्वभाव और चिंतन में एक हठधर्मिता और दुराग्रह था, और इसी कारण वो गांधी, धर्म, ईश्वर और राष्ट्रवाद को समझे बिना उनके तीव्र आलोचक बन गए। डॉक्टर मानवेंद्र नाथ राय का प्रारंभ के अंदर झुकाव जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन के उग्रवादी गुट के प्रति था, लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं कि गांधी से मतभेद होने के बाद, कांग्रेस से मतभेद होने के बाद में उनका जो है स्वतंत्रता आंदोलन से एकदम ही जी कटुट जाता है और वो साम्यवाद की ओर धीरे धीरे अग्रसित होते हैं। साम्यवाद की तरफ उनके लगाव का मुख्य जो कारण है वो लेनिन के विचार थे, लेनिन की नीतियाँ थी। वो उनसे इतने अधिक प्रभावित थे कि हम देखते हैं कि वो कम्युनिस्ट बन गए। अगर हम उनकी जीवन यात्रा की बात करें कि साम्यवाद से लोग उग्र राष्ट्रवादी से वो साम्यवादी किस प्रकार बने, तो उससे पहले हम इनका जीवन परिचय समझते हैं। मानवेंद्र नाथ राय का जन्म 1886 को कलकत्ता के पास एक गांव में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने राष्ट्रीय पाठशाला में अध्ययन किया। और हम देखते हैं कि इनके विचारों पर स्वामी विवेकानंद, राम तीर्थ, स्वामी दयानंद सरस्वती आदि का काफी प्रभाव था। साथ ही विपिन चंद्र पाल और वीर सावरकर का भी इनके विचारों पर बहुत अधिक प्रभाव था। सन 1910 तक आते आते वो मानवेंद्र नाथ राय एक उग्र राष्ट्रवादी बन गए। 1910 में हावड़ा षड्यंत्र कांड में उन्हें बंदी बना लिया गया। उनके एक जो महत्वपूर्ण पत्रिका है युगांतर, उसमें मानवेंद्र नाथ राय के लेख निरंतर प्रकाशित होते रहते थे। 1915 में वो शस्त्रों की बनाने की ट्रेनिंग लेने के लिए जावा गए, किंतु उन्हें ना तो वहाँ शस्त्र मिले और ना ही शस्त्र लेने वाला जनियार। कुछ महीनों के बाद वे पुणे जावा से फिलीपींस, फिर कोरिया और मंचूरिया आ गए। वे इस यात्रा क्रम में जब अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने अपना नाम बदलकर नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य से एम.एन. राय रख लिया। चीन और जापान की यात्रा में उन्होंने विश्व के बदलते वातावरण को नजदीक से देखा। उन्होंने अमेरिका में ही विवाह कर लिया और अपनी विदेशी पत्नी के साथ मैक्सिको नगर में जा बसे। इनके साथ ही उनके जीवन का उग्रवादी और क्रांतिकारियों का जो उनका विचार थे वो लगभग समाप्त हो गए, और वहाँ पर वो लेनिन के विचारों से प्रभावित होकर कम्युनिस्ट बन गए। अगर हम रूढ़ी मार्क्सवाद की बात करें, सन 1917-18 में एक साम्यवादी नेता माइकल बोरोडिन के संपर्क में आए और साम्यवाद के प्रति उनका आकर्षण बढ़ता गया। ये माइकल बोरोडिन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एम.एन. राय को साम्यवाद की ओर प्रेरित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास किए या प्रभावित किया। सन 1919 में उन्होंने मैक्सिको के बाहर किसी राज्य में प्रथम साम्यवादी दल स्थापित करने का श्रेय प्राप्त कर लिया, और लेनिन उनके इन साहस से बहुत ही प्रभावित हुए और उनसे मिलने को बेचैन हो गए। बोरोडिन के माध्यम से राय को लेनिन का निमंत्रण प्राप्त हुआ। राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की द्वितीय कांग्रेस में मैक्सिको के प्रतिनिधि के रूप में 1920 के प्रारंभ में रूस पहुंचे। रूस जाते समय उन्होंने बर्लिन में भारतीय क्रांतिकारियों से भेंट की, लेकिन लेनिन और राय के बीच घनिष्ठ मित्रता के संबंध स्थापित वहां पर हो गए। राय के परामर्श से ऐसे समस्याओं को समाधान खोजने के लिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल ने ताशकंद में कॉमिंटर्न का एक केंद्रीय एसआई बोर्ड स्थापित किया और राय इसके पूर्व विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। लेनिन दूसरे जो साम्यवादी नेता थे स्टालिन लेनिन के बाद, उनसे राय के मतभेद थे। लेनिन और राय के बीच भी कुछ विषयों में
मतभेद की स्थिति थी। लेनिन का विचार था कि साम्यवाद गुलाम देशों के राष्ट्रीय आंदोलन के साथ प्रमुख रूप से जुड़े हुए संगठनों को समर्थन दे, क्योंकि वो साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। इस दृष्टि से लेनिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समर्थन देने के इच्छुक थे, लेकिन राय का कहना था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन की प्रकृति सामंतवादी है, अतः इसे समर्थन देने का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इस मतभेद के बावजूद साम्यवादी इंटरनेशनल में राय को बहुत महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त थी। लेकिन लेनिन की मृत्यु के बाद साम्यवादी इंटरनेशनल में एम एन राय की स्थिति कमजोर हो गई और स्टालिन के एक देश में समाजवाद के सिद्धांत से राय एकदम असहमत थे। हम देखते हैं कि 1928-29 तक आते आते साम्यवाद से एम एन राय का नाता टूट गया। साम्यवाद से नाता टूटने के बाद में 1936 में वो कांग्रेस की ओर उनका झुकाव पैदा हुआ और 1939 में उन्होंने कांग्रेस के भीतर ही लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसिज्म की स्थापना की। 1940 में उन्होंने मौलाना आजाद के विरुद्ध कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना उन्होंने भारत में की। 1945-46 के चुनावों में उन्होंने अपनी पार्टी को उतारा, लेकिन एक भी उन्हें स्थान प्राप्त नहीं हुआ, सीट वो जीत नहीं पाई। उसके बाद उनका धीरे धीरे यानी कि जो ध्यान है कांग्रेस से भंग होकर चिंतन की तरफ आ गया और हम देखते हैं कि यहीं उन्होंने मौलिक जो मानवतावाद है उस पर अपने विचार दिए। साम्यवादी आंदोलन से अलग होने के बाद सन 1937 में उन्होंने इंडिपेंडेंट इंडिया साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया और इस पत्र के माध्यम से मानवतावादी आंदोलन को संगठित करने का प्रयास किया। सन 1947 में इस मानववादी आंदोलन के साथ पूरे तौर पर जुड़ गए 25 जनवरी 1954 को अपने देहावसान तथा मानववादी आंदोलन का प्रसार करते रहे। गांधी और कांग्रेस के आलोचक तो वो सदैव थे। जीवन के अंतिम 10 वर्षों में वे कांग्रेस और गांधी के कटु आलोचक भी हो गए। जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने स्वतंत्र लेखन, चिंतन और स्वयं द्वारा स्थापित इंडियन रेनेसां इंस्टीट्यूट देहरादून में बिताए। अगर हम राय के विचारों की बात करें तो हम राय के जो उनके विचार हैं उनको कई भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला, रोमांटिक क्रांतिकारी, और ये जो विभाजन है डॉक्टर एल.पी. सिन्हा के द्वारा किया गया और एल.पी. सिन्हा की जो उन्होंने एम एन राय के जो विचार है उनको 5 भागों में बांटा और उसके आधार पर उनके चिंतन का अध्ययन किया, जिसमें पहला है रोमांटिक क्रांतिकारी 1912 से 16। दूसरा है रूढ़िवादी मार्क्सवादी 1917 से 30। तीसरा ए रूढ़िवादी मार्क्सवादी 1930 से 36। चौथा, मौलिक लोकतंत्र और संक्रमण 1937 से 39। मौलिक लोकतंत्रवादी 1940 से 46। मौलिक मानवतावादी 1947 से 54। राय की विचारधारा के इन विभिन्न चरणों में कोई संगति या निरंतरता नहीं है और न ही चिंतन की इन विभिन्न धाराओं में कोई स्वाभाविक विकास की प्रक्रिया दिखाई देती है। यह कहा जाता है कि चिंतन के इन 3 प्रमुख चरणों क्रांतिकारी राष्ट्रवाद, मार्क्सवाद, मानवतावाद में सामान्य जो तत्व है वो है स्वतंत्रता, किंतु इनका चिंतन इन तीनों चरणों में स्वतंत्रता के अलग अलग रूपों से संबंध रहा। प्रथम चरण में वे राष्ट्र की स्वतंत्रता के पक्ष करते, द्वितीय चरण में वो वर्ग की स्वतंत्रता के थे और तृतीय चरण में उनका सारा जो ध्यान है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता की ओर चला गया। तो हम देखते हैं कि एम एन राय का जो जीवन का मूल उद्देश्य था अंत में जाकर वो व्यक्ति की स्वतंत्रता तक सीमित हो गया। अगर हम एम एन राय की पुस्तकों की बात करें तो हम देखते हैं कि उन्होंने कई छोटे मोटे ग्रंथ लिखे, जिनका कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। उनके जो विचार हैं, उनके जो पुस्तक है उनमें प्रमुख रूप से है रीजन, रोमांटिज्म एंड रिवोल्यूशन, मटेरियलिज्म। तीसरा, इंडिया इन ट्रांटिसिज्म और चौथा, इंडियन प्रॉब्लम्स एंड इट्स सॉल्यूशन। लेकिन जो उनका मौलिक मानवतावाद है या नव मानवतावाद है, उनके का जो प्रतिपादन है उन्होंने किसी पुस्तक में इसका प्रतिपादन नहीं किया, बल्कि रेडिकल जो ह्यूमनिस्ट नाम का एक जो पत्रिका थी, इंडिपेंडेंट इंडिया नाम की जो पत्रिका थी, उनके लेखों में उनके इस सिद्धांत का हमें
झलक देखने को मिलती है और वहीं नव मानववाद का विचार देखने को मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि एम एन राय का जीवन परिचय का अध्ययन करने के उपरांत हम देख सकते हैं कि एम एन राय भारतीय राजनीतिक चिंतकों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि वो नव मानववाद के जनक होने के साथ साथ दलवीर लोकतंत्र के प्रतिपादक और भारत में 1925 में प्रथम भारतीय साम्यवादी कांग्रेस की स्थापना का श्रेय भी उन्हें जाता है। हम आगे अगले वाले व्याख्यान में एम एन राय के नव मानवतावाद के विचार का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।